ये चैप्टर हमने ज्यादा दिन पहले नहीं किया, अभी अभी किया है। तो इसको हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है एक्सेस डिमांड और दूसरी डेफिशिएंट डिमांड। पहले एक्सेस डिमांड को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस कैसे करेंगे हम लोग, इसके थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डायरेक्टली। यानी मैं चैप्टर को रिवाइज कैसे कराऊंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करके। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस डिमांड। कि एक्सेस डिमांड होता क्या है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। सो एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब अग्रीगेट डिमांड इज मोर देन अग्रीगेट सप्लाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। लेकिन कब, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो इकोनॉमी के अंदर। ये लिखना जरूरी है, दो चीजें इस डेफिनेशन का पार्ट है, एक ये और एक ये। ठीक है, जब अग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो अग्रीगेट सप्लाई से, कब, जब इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज हमने एम्प्लॉय कर दिए। अब इसके बाद इकोनॉमी में और कोई रिसोर्सेज नहीं बचे। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, एक होती है एक्चुअल अग्रीगेट डिमांड और एक होती है अग्रीगेट डिमांड फॉर इक्विलिब्रियम। इसको कैसे समझेंगे, देखो एक डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे। इस तरह से एक डायग्राम हमने बनाया और उसमें हमने अग्रीगेट सप्लाई का लाइन बनाई जो 45 डिग्रीज होती है, और हमने अग्रीगेट डिमांड की लाइन बनाई इस तरह से। जहां पर ये दोनों मिल गए वहां कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम। यानी कि हमने अभी जहां अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब अगर अग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई, यानी इक्विलिब्रियम पे तो यहां पर है, लेकिन अग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं ये वाली एक्चुअल अग्रीगेट डिमांड। होनी चाहिए थी नीचे वाले पोर्शन पे लेकिन ऊपर चली गई, तो बीच का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। और ये महंगाई का गैप है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ये गैप इंक्रीज होता जाएगा, या उल्टा बोल लो, जब ये गैप इंक्रीज होता जाएगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। यानी सप्लाई नीचे रह गई और डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो महंगाई उस इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो इन्फ्लेशनरी गैप refers to gap by which aggregate demand exceeds the, यहाँ पे एक्चुअल लिख देते हैं, एक्चुअल aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium। ठीक है, ये अभी मैंने आपको समझाया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा, जो अग्रीगेट डिमांड है
वो कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। इस केस में उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा नीचे हो जाएगा। और फिर इससे क्या आएगा बताओ, उससे इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, तो इससे कौन सा गैप आएगा, कौन सा आएगा, डिफ्लेशनरी गैप। तो इसमें क्या होगा, ये वाले में मैं इसी फिगर में आपको समझा रहा हूं, इसमें एग्रीगेट डिमांड से नीचे रह जाएगी डिमांड, और ये वाला जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। और ऊपर जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते थे, इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आ गया। ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये सारे वही क्वेश्चन है, ठीक है। वो अगर आपको डेफिशिएंट डिमांड पूछेगा तो भी आंसर वही है, वो डिफ्लेशनरी गैप पूछेगा तो भी आंसर वही। अब कुछ क्वेश्चंस और कैसे के आते हैं वो डिस्कस करते हैं। हाउ कैन increase in the government expenditure solve the problem of deficient demand? ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेस डिमांड होना भी प्रॉब्लम है और डेफिशिएंट डिमांड होना भी प्रॉब्लम है। तो ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हेल्प करेगा, हाउ, कैसे हेल्प करेगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। पीछे बहुत सारे मेजर्स हैं, मैं सारे मेजर्स हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 9.7 पर मेरी बुक में मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड का फर्स्ट पॉइंट ये है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मिल गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यही इसका आंसर है। तो पूरा हमको लिखना पड़ेगा दैट इट इज ए पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट इनकर करती है एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी। कैसे, रोड्स कंस्ट्रक्ट करेगी, फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट करेगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगी। उससे क्या होगा, एडिशनल इनकम मिलेगी लोगों को। जब लोगों को एडिशनल इनकम मिलेगी तो एग्रीगेट डिमांड, भाई मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं तो मार्केट में सामान खरीदने जाऊंगा ही, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट अगर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 25,000 जॉब्स देंगे, कैसे दोगे, तो स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को अपनी, तभी तो जॉब्स जनरेशन होगा। आप एक नया फ्लाईओवर बना रहे हो, उस पर आप 200 लोगों को एम्प्लॉय करोगे, 200 लोगों को रोजगार मिल गया। अगर आपने 10 फ्लाईओवर बनाए तो आपने 2000 लोगों को रोजगार दे दिया। अब वो 2000 लोगों के जेब में जब पैसा जाएगा तो वो पैसा जेब में डाल के नहीं बैठेंगे, उसको खर्च करने निकलेंगे। जब खर्च करने निकलेंगे तो ये डिमांड जो डेफिशिएंट है, कम है, ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह आपके कितने सारे पॉइंट्स है, देखो डिक्रीज इन टैक्सेस है, फिर आगे देखो डिक्रीज इन बैंक रेट है, डिक्रीज इन रेपो रेट है। ये सारे आपको इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ open market operations
in controlling the inflationary gap. ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशनरी गैप। यहां बात इन्फ्लेशन वाले की कर रहे हैं, यानी कि किसकी कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड की। तो वो कह रहे हैं एक्सेस डिमांड कैसे कंट्रोल होगी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। तो एक्सेस डिमांड वाले टॉपिक में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको थर्ड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल ऑफ सिक्योरिटीज। देखो पेज नंबर 9.6 मेरी बुक में, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का थर्ड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पहले देखो जैसे इसमें लिखा है ऐसे ही आपने बताना है, सीधा नहीं स्टार्ट करना, पहले आपने बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है। ठीक है ना, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, सबसे पहले ये बताया जाएगा, फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले हमने बता दिया क्या कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, it directly influences the level of money supply in the economy, full stop, and then you have to leave one line, then you will start your answer कि how open market operations solve the problem of excess demand or inflationary gap। देखो during excess demand central bank offers securities for sale of securities reduces reserves of commercial banks। देखो देखो क्या करती है ये, SBI है और ये सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज सेल कर रही है, तो एसबीआई क्या करेगी, उन सिक्योरिटीज को खरीदने जाएगी, तो अपना पैसा कहां जमा कर देगी, आरबीआई में जमा कर देगा, तो उनका पैसा आरबीआई में चला गया। आगे बढ़ते हैं, इट एडवर्सली इफेक्ट द बैंक्स एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। अब जब लोग एसबीआई के पास आएंगे लोन लेने के लिए, तो लोगों को एसबीआई मना कर देगी, जी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा तो कहां चला गया, आरबीआई के पास। तो लोगों के पास पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसे की कमी होगी तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे, तो इससे जब एक्सेस डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशनरी गैप भी कम होता जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है यहां पर, एक्सेस डिमांड की। समझ रहे हो मेरी बात, पैसा ओपन मार्केट, ये यहाँ के सिक्योरिटीज खरीदने चले जाएंगे और इनका पैसा सिक्योरिटीज में लग गया और पब्लिक को देने के लिए पैसा कम हो गया, पब्लिक के पास पैसा कम हुआ तो डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, इजी चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, थोड़ा समझ के करना है बस। फिर हाउ डज इंक्रीज इन टैक्सेस help to control the situation of excess demand। नॉर्मल लॉजिक से सोचो, अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, है ना, चीजें महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे कम करेंगे, कम करेंगे, तो एक्सेस डिमांड अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको ऐसे नहीं बताना, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, सो दिस इज दिस। ये तो आपके 20 वर्ड्स बनेंगे, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखोगे आप इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको बुक हेल्प करेगी। जो इंक्रीज इन टैक्सेस वाला पॉइंट है, देखो आप वो निकालो, लिखे तो उसमें भी 2 ही लाइनें हुई हैं तो ऐसे ही लिखना है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेट्स ऑफ टैक्सेस एंड इवन इम्पोजेस सम न्यू टैक्सेस। अब ये भी लिखना है, इवन इम्पोजेस सम न्यू टैक्सेस, तो 4 वर्ड्स तो बढ़ ही गए। It leads to decrease in the level of aggregate expenditure in the economy and helps to control the situation of excess demand. To the point, आपको 3 में से 3 मिलेंगे। CBSE का एक रूल, लेंथ डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज मैटर। आप लिखते क्या हो ये मैटर करता है। अगर आपने टू द पॉइंट और क्रिस्प आंसर लिखा, आपको 3 में से 3 ही मिलेंगे। उनको जो चाहिए होता है वो उनको मिलना चाहिए बस। अगर आप गप्पे छोड़ के आओगे, आप 2 पेज का आंसर लिख के आओ, आपको आधा नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलने वाला।
देन अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आता है थोड़ा सा बड़ा जैसे हो जाए, व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट हाउ डज सेंट्रल बैंक uses this measure to control inflationary gap? तो 1+2 करके आ सकता है ना, 3 मार्क्स का। एक नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट, पहले आप वो समझाओगे, फिर पैराग्राफ चेंज कर दो सेकंड का आंसर देने के लिए, उसमें भी अंडरलाइन कर दो, उसमें आप बताओ कि इन्फ्लेशन को कैसे हेल्प करेगा रेपो रेट। चलो आप लोग पढ़, खुद रीडिंग लो और फिर मेरे को बताना, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको आप लोगों से पूछूंगा। मतलब एकम की ਹੁੰਦਾ रेपो रेट हम तो कोई भी नहीं है बोलते हैं, वैसे तो संगी लगती रहती है हमेशा, आज तो बोल ही दे। हाँ, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, रेपो रेट कहते हैं। सो हाउ डज कंट्रोल यूजेस दिस मेजर, तो यहाँ पे उन्होंने सानू ये नहीं दस्या कि बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, कि क्या है यूजेस कितना यूज कर रहे हैं। अच्छा रेपो रेट ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, यानी अगर रेपो रेट ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ एसबीआई ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸੈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਏਗੀ और ਇਨਫਲੇਸ਼ਨਰੀ ਗੈਪ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ठीक है, सो लिखना किवें है, बुक च लिखिया ही होया, पर क्वेश्चंस किवें दे आ रहे हो मैं तुहानू दस रहा। देन मतलब इधर कुछ भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, हाउ डज ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंट्रोल दिस थिंग लाइक दिस, या फिर देखो 2011 से एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन करेक्टिंग द डेफिशिएंट डिमांड, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट। सो हम छोड़ नहीं सकते कोई चीज, कोई भी चीज वो लोग पूछ सकते हैं सानू। ठीक है, थोड़ा अपन लेटेस्ट क्वेश्चन से, बुक काफी पुरानी है, आई मीन 17 18 19 ਦੀ बुक है, इन्नी भी नहीं पुरानी, पर 3-4 साल ची सीबीएसई पुराना ही हो जाता, क्योंकि इन्नी बारी पैटर्न चेंज होता है, इन्ने साल हर साल पैटर्न चेंज, हर साल अगले साल कह रहे हैं और पैटर्न आ रहे हैं। अगेन 25% एमसीक्यू, 75% सब्जेक्टिव एग्जाम। एक पेपर होगा अक्टूबर च, एक पेपर होगा मार्च च। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्वेश्चन है, explain the situation of deficient demand in an economy, explain the role of repo rate in correcting it। deficient demand हो गया, ਹੁਣ excess demand नहीं है, deficient demand है, तो repo rate को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बस ये चीज है। तो ये इट्स नॉट ए डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है, इसमें ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा एक बार सैंपल पेपर में देख लेते हैं हमारे सैंपल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। की करना सीगा मैं
इकोनॉमिक्स है ना, एक बार भी नहीं खोला हुआ इकोनॉमिक्स का पेपर, इकट्ठे मिक्स है, हैं? देखो ये लोग, तुम अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो ना तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपा कितने ना इधर कितने क्वेश्चंस, बहुत अच्छा चांस है, मेहनत कर लोगे आराम ना नंबर आ जाने हैं। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, सब्जेक्टिव एग्जाम इजी होता है, वो बिंदी वाला एग्जाम सबसे गंदा एग्जाम होता है। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ क्वेश्चन करने हैं, देखो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 13 क्वेश्चन कर रहे हो, ਇੱਥੇ 50 क्वेश्चन करो, 60 क्वेश्चन करो, बेवकूफा वाला हिसाब है। बार बार कर दो, एक क्वेश्चन इंटरेस्ट कैपिटल कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पी एंड एल कैपिटल, अगले क्वेश्चन शेयर कैपिटल कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स मॉनेटरी मेजर्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मॉनेटरी मेजर्स ऑफर ए वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, डिस्कस एनी टू मॉनेटरी मेजर्स। कौन से होते हैं मॉनेटरी मेजर्स, देखो बुक में मॉनेटरी मेजर्स केड़े ने, किने क्या इन्फ्लेशनरी गैप कटो, देखो इन्फ्लेशनरी गैप कट लिया, जिथे मेजर्स दसे हुए मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, उत्थे ना बेटा देखो दिखा हुआ डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट वाला टॉपिक मिल गया, डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट लिखा हुआ है, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में कितना पेज नंबर है, 9.6 पेज कर दो ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल बैंक एम्स टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, वो की कह रहे हैं कि कोई भी दो मॉनेटरी पॉलिसी बता दो, आप बता दो इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, आप बता दो ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, आप बता दो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, ये सारी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज है। ठीक है ना, देखो साइड में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, फ्लो चार्ट मिल गया। फ्लो चार्ट के राइट साइड पे देखो मॉनेटरी पॉलिसी लिखा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी के नीचे देखो 4 एक तरफ है, 3 एक तरफ है, 7 है, इसमें से कोई भी दो एक्सप्लेन करनी है, यू विल गेट 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। सो सुनहरा मौका है, अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो इकोनॉमिक्स इस बार मुश्किल उतनी नहीं है जितनी पहले थी। फिर न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकल दी खूब प्रैक्टिस करके जावांगे, जिवें दा भी आऊगा सॉल्व हो जाएगा। देखो ना 5 नंबर ਦੇ ਇੱਥੇ न्यूमेरिकल है, 2 नंबर ਦਾ ਉੱਪਰ है, 7 नंबर ਦੇ न्यूमेरिकल ने बहुत ਹੁੰਦੇ 7 नंबर ਦੇ न्यूमेरिकल, ਜੇ 80 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ 14-15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਾਲੀ न्यूमेरिकल्स ही ने। थ्योरी नालों तो इजी ਹੁੰਦੇ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ਜੇ प्रैक्टिस कर लोगे तो होने लग जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक, तो अब लोग आप अभी से याद करना शुरू कर दो, शाम को इसका टेस्ट ले लीजिए, कोई नहीं 10 नंबर का टेस्ट होगा कि कितने क्वेश्चन पा दूंगा मैं, नहीं 15 का ही लूंगा।